हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशरफ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एयर कूल्ड चिलर के कंपोनेंट के बारे में। एयर कूल्ड चिलर के कंपोनेंट क्या है, उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है, क्योंकि ये मेंटेनेंस में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब तक आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एचवीएसी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए चलते हैं चिलर कंप्रेसर की तरफ। चिलर में 4 तरह का कंप्रेसर यूज़ होता है: स्क्रू कंप्रेसर, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड स्क्रॉल कंप्रेसर। तो ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि आप लोग कभी सुने होंगे ना कि स्क्रू चिलर, सेंट्रीफ्यूगल चिलर, स्क्रॉल चिलर, ये सारे चिलर जो होता है ना वो कंप्रेसर के हिसाब से उसका नाम होता है। यानी स्क्रू चिलर मतलब इसको स्क्रू कंप्रेसर यूज़ हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल चिलर मतलब उसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ हो रहा है, स्क्रॉल चिलर मतलब स्क्रॉल कंप्रेसर उसमें यूज़ हो रहा है। तो मोस्टली हम लोग का जो चिलर होता है वो 2 तरह का होता है, एयर कोल्ड एंड वाटर कोल्ड। तो ये 4 कंप्रेसर यूज़ होता है। अब आते हैं वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की तरफ। ये होता है कंप्रेसर का सेक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है। इसका लगने का कारण होता है कि अगर मान लीजिए कभी भी हम लोग का कंप्रेसर स्टार्ट होता है ना, तो वो वाइब्रेशन के साथ स्टार्ट होता है, यानी कि एक झटके से स्टार्ट होता है। उस झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए ये डिस्चार्ज और सेक्शन लाइन के कॉपर पाइप में लाइन में इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि ये ब्रिजिंग के ज़रिए इसको लगाया जाता है। तब कभी भी कंप्रेसर स्टार्ट होता है ना, तो उसका जो वाइब्रेशंस है, रनिंग में भी उसका जो वाइब्रेशन है वो पाइप को डैमेज ना करे, पाइप को लीक ना करे, इसलिए ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को लगाया जाता है ताकि हम लोग का सिस्टम लीक ना हो। ऑयल सेपरेटर कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में लगा रहता है। इसका काम होता है कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन के थ्रू जो भी रेफ्रिजरेंट के साथ जो ऑयल निकल जा रहा है उस ऑयल को वापस कंप्रेसर में रिकवर करना। अगर वो वापस रिकवर नहीं होगा तो जा कर के वो कंडेंसर को चॉक करेगा, प्लस हम लोग का कंप्रेसर में अगर ऑयल का कमी हो जाएगा तो कंप्रेसर का पिस्टन में इफ़ेक्ट होता है, वो साउंड करना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है, हीट अप होना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। इसलिए ऑयल को रिकवर करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लोग ऑयल सेपरेटर लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में जो पिक्चर है उस पिक्चर में देख सकते हैं डिस्चार्ज से लाइन के बाद ये कनेक्ट है। ठीक है, इसका काम है ऑयल को रिकवर करना। एयर कूल्ड कंडेंसर ज़्यादातर हम लोग का एयर कूल्ड चिलर पे यूज़ होता है। ये मोस्टली वी टाइप का आता है। कंडेंसर का काम होता है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, यानी कि जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर है उसको लो लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम हम लोग का कंडेंसर करता है। ये मोस्टली हम लोग का जो कंडेंसर है ना वी टाइप का हम लोग का यूज़ होता है एयर कूल्ड चिलर में। ठीक है। कंडेंसर फैन चिलर में जितना भी होता है ना मोस्टली हम लोग का 3 फेस का यूज़ होता है। आप राइट साइड में देख रहे हैं ना वो फिक्स्ड रहता है, इसका जो ब्लेड होता है इसका फिक्स्ड होता है। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये मोटर, इसका ब्लेड अलग से वो लगता है। ठीक है, तो फैन का काम होता है, कंडेंसर फैन का असल काम होता है जो कंडेंसर को कंडेंसेशन करना है, यानी कि हवा के ज़रिए जो वेपर है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम ये फ़ैन करता है। फिल्टर ड्रायर का काम होता है कि रेफ्रिजरेंट के अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करना। ये 2 तरह का होता है, एक होता है ड्रायर सेल के टाइप का होता है, एक होता है ब्रेजिंग टाइप से। ब्रेजिंग टाइप जो होता है वो छोटा मोटे चिलर पे यूज़ होता है, इसको हम लोग रिप्लेस करने के लिए पूरा ही रिप्लेस करना पड़ता है। और ड्रायर सेल के अंदर में ड्रायर कोर लगा रहता है, इसको हम लोग हर पीपीएम शेड्यूल के हिसाब से हर 6 मंथ में या एज़ पर पीपीएम शेड्यूल के हिसाब से हम लोग ड्रायर कोर को चेंज करते हैं। इसमें चारों तरफ से नट बोल्ट टाइट होता है, इस नट बोल्ट को ओपन करके ड्रायर कोर को बाहर निकाला जाता है और ड्रायर कोर को फिर से दूसरा नया वाला इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ड्रायर कोर का काम होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर जितना भी हम लोग का जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम ये ड्रायर कोर करता है। इकोनोमाइज़र जो होता है ये हम लोग का एवापोरेटर चिलर का जो एवापोरेटर होता है ना उसका सेफ्टी के लिए होता है। यानी कि कभी मान लीजिए चिलर का एवापोरेटर पे आइस जमने लगेगा ना
तो उस आइस के वजह से हम लोग का लीक होना कंपलसरी है। इसलिए उसको सेफ्टी करने के लिए इकोनोमाइज़र इंस्टॉल किया जाता है। इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो लिक्विड लाइन का जो होता है ना, जो ड्रायर के बाद जो लिक्विड लाइन हम लोग का जो एक्सपेंशन वॉल के बाद पास होते हुए जाता है, उसको वहाँ से पास नहीं करता है, ये डायरेक्ट ट्यूब में इन कर जाता है। यानी कि यहाँ से जो हॉट रेफ्रिजरेंट है उसको डायरेक्ट ट्यूब में डालता है, ताकि हम लोग को जो आइस है वो मेल्ट हो जाए, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता रहे, जिसके वजह से हम लोग का लीक ना हो। यानी कि ये इवापोरेटर को सेफ्टी के लिए इकोनोमाइज़र यूज़ किया जाता है। साइड ग्लास ये टेक्नीशियन के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि हम लोग का कभी भी रेफ्रिजरेंट के अंदर कोई भी मॉइस्चर होता है ना, तो हम लोग इस तरीके से पता नहीं कर पाएंगे कि अंदर मॉइस्चर है या नहीं है। तो हम लोग साइड ग्लास पे जाकर के हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक वेट यानी येलो टाइप का जो है वो वेट है, और ड्राई यानी कि ग्रीन। इसके बीच में जो है ना, ग्लास के बीच में एक पेपर होता है, अगर वो पेपर ग्रीन है तो आपका रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर नहीं है, उसमें मॉइस्चर नहीं है। अगर वो येलो हो गया तो उस रेफ्रिजरेंट सिस्टम के अंदर हम लोग का मॉइस्चर आ गया है। तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रायर कोर को जो होता है उसको रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं। फिर 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि अगर मान लीजिए ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रेफ्रिजरेंट को फिर से चार्ज करना पड़ सकता है। सोलेनॉइड वाल्व हमेशा लिक्विड लाइन में लगा रहता है। सोलेनॉइड वाल्व का काम जो होता है ना, उसका काम होता है कि कंप्रेसर को पंप डाउन करना, यानी कि कंप्रेसर को जब हम लोग का कट ऑफ होता है ना, तो जो शट डाउन होता है ना, ये सोलेनॉइड वाल्व की वजह से ही होता है। यानी सोलेनॉइड वाल्व पहले बंद होता है, उसके बाद सारा जितना भी रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाकर के स्टोर होता है, और कंप्रेसर एलपी से ट्रिप होकर के वो कट ऑफ हो जाता है। फिर जब स्टार्ट होने का टाइम होता है तो सोलेनॉइड वाल्व सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर कंप्रेसर स्टार्ट होता है। ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व दो टाइप का होता है, TXV थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व और EEV इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है कि जो भी हम लोग का लिक्विड जो आ रहा है, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो लिक्विड इवापोरेटर पे इन कर रहा, उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड पे कन्वर्ट करने का। ठीक है, ताकि इवापोरेटर पे हम लोग को कूलिंग मिल सके। तो यानी कि ये प्रेशर ड्रॉप करने के लिए एक्सपेंशन वाल्व हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग को जो चिलर होता है, उस चिलर में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व हम लोग को यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग को उसमें देख सकते हैं कि कितना % ओपन है और कितना % क्लोज है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होता है। सेल एंड ट्यूब टाइप इवापोरेटर, ये जितना भी आपका चिलर है ना, यानी कि एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर, उसमें आपका सेल एंड ट्यूब टाइप ही इवापोरेटर यूज़ होता है। इसका सेल साइड में वाटर रिसाइकल होता है और ट्यूब साइड में रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज़ होता है। यानी कि जो हम लोग का एचयू से जो पानी आता है वो सेल में आता है, सेल में ठंडा होकर के फिर वापस एचयू में चला जाता है, और रेफ्रिजरेंट जो होता है वो इसके ट्यूब साइड में जाता है, और ट्यूब साइड से जो पानी है उस पानी के थ्रू ये गर्म होकर के वापस फिर हम लोग का कंप्रेसर में रिसाइकल के लिए चला जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग का जो सेल एंड ट्यूब टाइप होता है वो मोस्टली हम लोग का चिलर में यूज़ होता है। एक्यूमुलेटर, इसको हम लोग लिक्विड रिसीवर भी बोलते हैं। ये कंप्रेसर के सेक्शन लाइन में लगा होता है कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए। जो इवापोरेटर से जितना भी रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में वापस आता है, अगर उसमें अगर किसी तरीके से लिक्विड अगर वापस आ जाए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट अगर कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर को डिफेक्टिव कर दे। इसलिए एक्यूमुलेटर को इंस्टॉल किया जाता है ताकि कंप्रेसर का सेफ्टी बना रहे, कंप्रेसर जले नहीं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई होप आप लोगों को कुछ हद तक सारा पार्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप देख सकें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।